चेक चेक चेक। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल दोस्तों। वेलकम टू दिस अमेजिंग वीडियो जहां पे हम क्या करने वाले हैं सर। हम अपने सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स का जो जैन 2026 के लिए जो भी अमेंडमेंट्स है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सर। क्या इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आ रखे हैं? जी हाँ दोस्तों, कुछ हद तक तो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आ रखे हैं। तुमको मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप जैन 26 का वेबसाइट आईसीआई की वेबसाइट में जाकर के अमेंडमेंट डाउनलोड करोगे तो आपको बहुत सारे 50 पेज के अमेंडमेंट्स मिलेंगे। पर आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है सर। ये अमेंडमेंट्स जो है ये वही अमेंडमेंट है जो सितंबर 25 के लिए भी था, जो मई 25 के लिए भी था। उसके ऊपर कुछ एडिशनल अमेंडमेंट्स है। आपका अप्रोच क्या होना चाहिए सर? सर सितंबर 2025 तक का अमेंडमेंट शीट और अमेंडमेंट वीडियो में यूट्यूब में डाल रखा हूँ सर। ये शीट जो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो ये सितंबर 25 तक का है। इसका पूरा वीडियो आपको मेरे यूट्यूब पे मिल जाएगा और ये शीट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा। अगर आप सितंबर 25 का अमेंडमेंट नहीं देखा है तो आप ये शीट लेकर के आप वो अमेंडमेंट वीडियो देख लो, वो आपका पहला पार्ट होगा अमेंडमेंट का। उसके बाद दोस्तों जनवरी 26 के लिए जो एडिशनल अमेंडमेंट्स आए हैं वो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक नया पीडीएफ कंपाइल करके मैं उसको भी जैन 26 के नाम से अपलोड करूंगा। तो आप लोग उसको प्रिंट मार सकते हो और उससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो जैन 26 वाला अमेंडमेंट है इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ पांच छह अमेंडमेंट है, जिसमें मेजर अमेंडमेंट नाम का सिर्फ एक ही है सर, जो है सेफ हार्बर रूल्स, जो मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा। बाकी सारी चीजें जो है वो मैं आप लोगों को बाद में करा दूंगा। पर सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो एक ही है वो है सेफ हार्बर रूल। ठीक है दोस्तों, अब सेफ हार्बर रूल शुरू करता हूं बिना किसी समय को वेस्ट किए। अगर आप लोग वीडियो यहां तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एक छोटी सी भगवान से दुआ करूंगा, भगवान हर एक बच्चा जो इस वीडियो को लाइक कर दे उसको डायरेक्ट टैक्स में एग्जेम्पशन दिलवा देना। ये मेरी दुआ है और आप लोगों के लिए। और वीडियो को लाइक करके फटाफट जो है आप लोग मेरे साथ आगे बढ़ जाना। हम लोग क्या करेंगे सर, आगे बढ़ेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग के क्या अमेंडमेंट्स आए हैं उस पर। क्या आप लोग तैयार हो? फटाफट एक बार कॉमेंट में बता दो ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या। फटाफट एक बार कॉमेंट में बता दो ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या। फटाफट एक बार कमेंट में बता दो ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या। सर क्या है, हमको ये अमेंडमेंट देखना जरूरी है, मैंडेटरी है राजा। आरटीपी में आप लोगों को ये अमेंडमेंट बहुत काम आने वाला है। तो मेक श्योर जो आप लोग ये अमेंडमेंट्स है इसको पूरा पूरा देखो। और सर चलो शुरू करते हैं, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना दोस्तों। दोस्तों ट्रांसफर प्राइसिंग की बात करेंगे। आप लोगों को पहले मैं बता दूं, आप लोगों को पता होना चाहिए बेसिक रूल ट्रांसफर प्राइसिंग का क्या है सर। अगर आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है मान लो दो या दो से ज्यादा एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में, तो वो ट्रांजैक्शन का जो भी, अगर वो ट्रांजैक्शन एक एलिजिबल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, अगर वो एक एलिजिबल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है तो उस ट्रांजैक्शन का आपको आर्म्स लेंथ प्राइस निकालना पड़ता है। आर्म्स लेंथ प्राइस, और फिर आर्म्स लेंथ प्राइस से अगर एक्चुअल प्राइस जो है अगर वो वेरी करता है, एक्चुअल प्राइस जो है वेरी करता है, तो आपको उसके लिए एडजस्टमेंट करना पड़ता है। आपको क्या करना पड़ता है? एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो बेसिकली आपको आर्म्स लेंथ प्राइस निकालना पड़ता है। पर हमने क्या बोला सर, हमने बोला यार हम लोग ना हर बार क्या आर्म्स लेंथ प्राइस निकालेंगे, हम कोई आर्म्स लेंथ प्राइस निकालेंगे, आप उस पर कोई डिस्प्यूट रेज करोगे, बात कोर्ट में जाएगी, बहुत किच 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 होता है। तो हमने बोला एक काम करते हैं, कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज है, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके लिए मैं पहले से आर्म्स लेंथ प्राइस बता देता हूं। अगर आप उतना प्रॉफिट मार्जिन शो कर देंगे तो हम आपको परेशान नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं सर, जैसे मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं, एजुकेशन इंडस्ट्री में जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसमें आप मान के चलो, बहुत सारे लोगों का पीएनएल देखने के बाद मान लो गवर्नमेंट को समझ आया कि यार 30% का प्रॉफिट मार्जिन है, 30% का प्रॉफिट मार्जिन है। इंडस्ट्री मेरे को अब मेरे को गवर्नमेंट क्या बोलेगा कि सुन शुभम, अगर तू अपने एजुकेशन में, अगर तू तेरे टर्नओवर के सामने अगर तू 30% का प्रॉफिट मार्जिन दिखा दे, मान ले फॉर एग्जांपल, तो हम लोग मान लेंगे ये आर्म्स लेंथ के बराबर है। तू 30, 31, 32, 35, 40 जो दिखाना है दिखा दे, पर मोर देन इक्वल टू 30% अगर तू अपना प्रॉफिट मार्जिन दिखा देगा ना, तो हम फिर तेरे पीछे आर्म्स लेंथ प्राइस को लेकर के नहीं पड़ेंगे। इसको हम बोलते हैं सर सेफ हार्बर रूल। सेफ हार्बर रूल्स मतलब अगर आपने इतना परसेंटेज प्रॉफिट दिखा दिया या इतना परसेंटेज का मार्जिन दिखा दिया, तो हम उसके आगे आपको परेशान नहीं करेंगे, चाहे आपका मार्जिन ज्यादा क्यों ना हो। मान लो सर मेरा मार्जिन एक्चुअली 40% है, पर मैं अगर 30% दिखा दूंगा ना तो ये लोग एक्सेप्ट कर लेंगे और मेरे को आर्म्स लेंथ प्राइस निकालने के लिए परेशान नहीं करेंगे। ये क्या लिखा हुआ है सर? ये सेफ हार्बर रूल है सर। तो पिछले बार जब मैंने अमेंडमेंट वीडियो डाला था ना, तब इन्होंने पहला नोटिफिकेशन लाया था 29 नवंबर 2024 वाला। उसमें उन्होंने एक स्पेसिफिक सर फॉरेन कंपनी जो डायमंड माइनिंग का बिजनेस करती है उसके लिए इन्होंने सेफ हार्बर रूल्स लाया था, जहां पे इन्होंने बोला था भैया 4% ऑफ ग्रॉस रिसीट का क्या हो सकता है, आपका प्रॉफिट और गेन हो सकता है।
अब इन्होंने इस बार क्या किया, एक नया नोटिफिकेशन लाया, और वो नया नोटिफिकेशन क्या है सर, उन्होंने नया नोटिफिकेशन लाया 25 मार्च 2025 को, जहां पे इन्होंने 11 11 कैटेगरीज ऑफ सेफ एलिजिबल ट्रांजैक्शन निकाले। मतलब अगर 11 आइटम्स बताए सर, वो 11 में से कोई भी ट्रांजैक्शन आप करोगे तो कितना मार्जिन आपको दिखाना है, वो इन्होंने सारी चीजें बता रखी है। सेफ हार्बर रूल का कॉन्सेप्ट अलग है सर, जो हमने पिछले वाले वीडियो में समझा अमेंडमेंट के, पर ये वाले कॉन्सेप्ट में हम यहाँ पे हम क्या करने वाले, वो 11 नए बिजनेस देखने वाले हैं जिसके लिए सेफ हार्बर रूल अप्लाई होता है, ठीक है। ओके, तो तुम मेरी बात एकदम ध्यान से सुनोगे दोस्तों, क्या कहता है ये कहता है सर इस प्रोविजन को पूरा ना, बहुत सारी चीजें थी तो मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक है पार्ट ए जिसमें सारे बिजनेस हैं, दूसरा है आप लोगों का पार्ट बी जहां पे प्रोसीजर है, और तीसरा है पार्ट सी जहां पे मैंने कुछ और रेलेवेंट डेफिनेशन डाल रखे, 3 पार्ट में डिवाइड किया है सर। सबसे पहले पार्ट ए पढ़ेंगे, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों। पार्ट ए किसके बारे में बात करता है सर, ये बात करता है कि कौन कौन से आइटम्स, कौन कौन से ट्रांजैक्शंस आते हैं सेफ हार्बर रूल्स के प्रोविजन में। आप देखो दोस्तों, ये क्या कहते हैं, एक बार रुक जाओ, मेरे को स्क्रीन अपना रीशेयर करना पड़ेगा। एक बार ही रुक जाओ, मेरे को स्क्रीन अपना रीशेयर करना पड़ेगा सर, क्योंकि क्योंकि ये जो है लैग क्रिएट कर रहे हैं। अब शायद लैग नहीं है, होपफुली, होपफुली सर, है थोड़ा सा है पर ठीक है, कोई बात नहीं। तो सब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या कहा सर मैंने, आप लोग अपने नोट्स में ये प्रिंट आउट निकाल लेना और इसको देखना, कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिसको सेफ हार्बर रूल लगेगा। इसको समझना मेरे साथ साथ, कहते हैं आर्म्स लेंथ प्राइस डिक्लेयर्ड बाय द एलिजिबल असेसी for these transactions will be accepted by the income tax authority if operating profit margin or interest rate or commission specified is met। जितना इन्होंने मार्जिन बोला या जितना इन्होंने इंटरेस्ट रेट बोला, अगर उतना तुम अचीव कर लोगे तो तुमको जो है, तुम ये चीज को सेफ हार्बर रूल में मान सकते हो, प्रोवाइडेड दैट द ऑप्शन इज वैलिडली एक्सरसाइज्ड। मतलब सर आपको सेफ हार्बर रूल ऑटोमेटिक अप्लाई नहीं होगा, आपको उसके लिए ऑप्ट करना पड़ेगा। एंड द एलिजिबल असेसी ऑपरेट्स विद इनसिग्निफिकेंट रिस्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब सर यहाँ पे जो रिस्क एलिमेंट है ना, वो अचानक से सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं हो जाना चाहिए। ये जो ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हो यहाँ पे बहुत इनसिग्निफिकेंट रिस्क होना चाहिए, तभी जाके सेफ हार्बर रूल एप्लीकेबल होगा। सर सबसे पहले कौन से ट्रांजैक्शन आते हैं दोस्तों, सबसे पहले ट्रांजैक्शन आते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज का। कौन सा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज। मतलब सर आप समझना, इसमें एक सिंपल सा फील लेना, इंडिया में एक कंपनी है ए लिमिटेड, और सर यूएस में एक कंपनी है एबीसी एलएलसी, ये दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइज है मान लो, और ये कंपनी जो है बाहर वाली कंपनी को क्या सर्विस दे रही है, क्या सर्विस दे रही है, पहला है प्रोविजन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज, कि भैया तू मेरे को बता तेरे लिए क्या सॉफ्टवेयर डेवलप करना है और मैं डेवलप करके दूंगा। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस देते हो सर, तो क्या मार्जिन होना चाहिए। तो इन्होंने बोला सर हम देखेंगे ओपीएम, ओपीएम मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, आगे लिखा है सर ओपीएम का फुल फॉर्म क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डिक्लेयर्ड इन रेशियो ऑफ इलेक्ट्र ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मतलब आप क्या निकालोगे सर, आप देखो आप कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू निकालोगे और उसमें आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करोगे, जो आएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। मान लो सर ऑपरेटिंग रेवेन्यू 100 था और ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना था, 50 था। मान लो 50 नहीं, चलो ऐसा करते हैं, इसको 80 था, और आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आया, 20 का। सर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालोगे, इन रेशियो ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मतलब 20/80 इज इक्वल टू 25% का रेशियो आ रहा है सर, कैसे आया, 20/80, क्या 20/100 नहीं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बार बार आपको निकालना पड़ेगा एज अ रेशियो ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कितना होना चाहिए सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपका, सर देखो डिपेंड करता है आपके ट्रांजैक्शन की वैल्यू पे। अगर आपकी जो ट्रांजैक्शन की वैल्यू है, अगर वो 100 करोड़ से कम है, तो हम 17% मार्जिन ओके है। पर अगर आपका ट्रांजैक्शन 100 करोड़ से ज्यादा, 300 करोड़ से कम है, तो हमने बोला 18% मार्जिन आप लोगों को रखना पड़ेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज दे रहे हो। तो कितना सर, याद करते चलो मेरे साथ, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस दे रहे हो तो आप लोगों को ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एज अ परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेना पड़ेगा। अगर वैल्यू 100 करोड़ से कम है तो 17%, 100 करोड़ से ज्यादा 300 करोड़ या उससे कम है तो 18% का मार्जिन रखना पड़ेगा। सर अगर 300 करोड़ से ज्यादा है तो बेटा 300 करोड़ से ज्यादा है ना, तो आप सेफ हार्बर रूल में नहीं फॉलो करोगे, आपको नॉर्मल में जाना पड़ेगा, आर्म्स लेंथ प्राइस निकालना पड़ेगा। अब सर सवाल ये होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस में आता क्या है। दोस्तों आपको ये याद तो नहीं करना है, पर बेसिक समझो। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस में आप कोई बिजनेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनवा रहे हो, सर आप क्या कर रहे हो, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम को सपोर्ट करेगा, या फिर सर आप किसी तरह का डीबगिंग ऑफ सिस्टम कर रहे हो, मतलब जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें डीबगिंग कर रहे हो। तो ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर
डेवलपमेंट सर्विस होती है। पर दोस्तों क्या नहीं माना जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस? अगर आप किसी भी तरह का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस कर रहे हो, अगर किसी भी तरह का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट में हो या ना हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हो या ना हो, अगर आप रिसर्च और डेवलपमेंट सर्विस कर रहे हो ना, तो उसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस नहीं माना जाएगा। तो उसको इस कैटेगरी में इन्वॉल्व मत करना। तो पहला सिंपल है सर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस करोगे 17 और 18% का ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। उसके बाद दोस्तों अगर आप कौन से सर्विस में हो, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विस में हो, मतलब सर आईटी रिलेटेड सर्विस देते हो अपने बाहर वाले कंपनी को, आईटी रिलेटेड सर्विस देते हो, तो सेम चीज सर, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 100 करोड़ से कम के ट्रांजैक्शन के लिए 17%, 100 से ज्यादा 300 से कम के लिए 18% का आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। सवाल ये है सर, आपका आईटी एनेबल्ड सर्विस मतलब क्या होता है? सर आईटी एनेबल्ड सर्विस मतलब आप बैक ऑफिस ऑपरेशन देख रहे हो, आप कॉल सेंटर संभाल रहे हो, आप इंश्योरेंस क्लेम यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हो, सर आप पेरोल मैनेजमेंट कर रहे हो, आप रेवेन्यू अकाउंटिंग कर रहे हो, वेबसाइट की सर्विस दे रहे हो, आप रिमोट एजुकेशन दे रहे हो, एक्सक्लूडिंग एजुकेशन कंटेंट डेवलपमेंट। यहाँ पे सर कंटेंट डेवलपमेंट नहीं आएगा। आप क्या कर रहे हो? बैकएंड सर्विस दे रहे हो सर, उसको हम क्या बोल रहे हैं? आईटी एनेबल्ड बैकएंड सर्विस, पेरोल का प्रोसेसिंग, अकाउंटिंग वगैरह, ये सारी चीजें कर रहे हो, तो भैया ये सारी चीजें आपकी बैकएंड सर्विसेज में आती है, ये आपका आईटी एनेबल्ड सर्विस में आता है। इट इन्वॉल्व्स इनसिग्निफिकेंट रिस्क, सर यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं है। आप ऊपर वाले में भी देखो, कोई सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं है। तो भैया आप लोगों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उतना ही रहेगा, 17% या 18%। पहला पॉइंट किसका था? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस। दूसरा पॉइंट किसका है? आपका आईटी एनेबल्ड सर्विस। क्या ये सारी चीजें याद रखनी है? नहीं सर। पर यहाँ पे एक्सक्लूडेड क्या था? एनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस। आप देखो सर, यहाँ पे भी वो चीज एक्सक्लूडेड है। आप देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस जो है, वो आपके आईटी एनेबल्ड सर्विसेज में भी से भी एक्सक्लूडेड है। उसके बाद दोस्तों आगे वाली कैटेगरी में आते हैं। सर अगर आप नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज देते हो, अगेन जिसमें इनसिग्निफिकेंट रिस्क है। सर नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग मतलब क्या? एचआर सर्विसेज। सर आप देखो, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, एचआर सर्विसेज, डिजाइन सर्विसेज, एनिमेशन एंड कंटेंट डेवलपमेंट। अगर आप कंटेंट डेवलपमेंट वगैरह भी कर रहे हो, ये सारी चीजें कर रहे हो सर, तो उसको क्या माना जाएगा? नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट वापस नहीं आता। तीनों कैटेगरी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं आता। तो सर नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग में मेरा मार्जिन क्या रहेगा? यहाँ पे इन्होंने बोला, एक तो द वैल्यू मस्ट नॉट एक्सीड 300 करोड़। यहाँ 100 करोड़ और 300 करोड़ का स्प्लिट नहीं है। इन्होंने बोला ट्रांजैक्ट आपकी वैल्यू 300 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, एंड द ओपीएम विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस मस्ट बी, कितना होगा सर? परसेंटेज यहाँ दिया हुआ है, प्रोवाइडेड एम्प्लॉय कॉस्ट टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस का रेशियो निकालना पड़ेगा। मतलब सर आप जो है, सुनना मेरी बात ध्यान से, अभी तक आप ऑपरेटिंग रेवेन्यू लेते थे, उसमें आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेते थे और आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते थे, करेक्ट? करेक्ट। मान लो रेवेन्यू है 100, 80 का एक्सपेंस है और 20 का मार्जिन है। अब आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस में देखें कि वैसे तो 80 रुपए का टोटल एक्सपेंस है, पर इसमें जो एम्प्लॉय का एक्सपेंस है ना, एम्प्लॉय कॉस्ट, वो एम्प्लॉय कॉस्ट मान लो 40 का है। 80 में से 40 का कॉस्ट तो एम्प्लॉय कॉस्ट है। तो अब आप रेशियो निकालोगे, एम्प्लॉय कॉस्ट अपॉन टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है? कितना आएगा सर? 40 अपॉन 80 इज इक्वल टू 50%। अब आप देखो, आपने एम्प्लॉय कॉस्ट अपॉन ओपेक्स निकाला, वो कौन से कैटेगरी में बैठ रहे हैं। अगर आपका 60% या उससे ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा है, तो सर आपका मार्जिन भी ज्यादा होगा 24% का। पर सर अगर आपका रेशियो जो है 40% से ज्यादा है पर 60% से कम है, तो आपका मार्जिन होगा 21% का। पर अगर 40% या उससे कम का ऑपरेटिंग मार्जिन वो रेशियो है, तो आपका मार्जिन होगा 18% का। तो ऊपर देखो सर, मार्जिन कितना था? 17 और 18। यहाँ पे तो हमने शुरू ही सीधा 18, 21, 24 पे गए सर। पर यहाँ पे ट्रांजैक्शन 300 करोड़ या उससे कम के लिए 100 करोड़ का हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया। ये आपको याद करना पड़ेगा क्या सर? हाँ सर। आप देखो राजा, ध्यान से सुनना मेरी बात ध्यान से। यहाँ पे एक ग्लिच है। ग्लिच मतलब क्या? नोटिफिकेशन में भी इन्होंने क्या किया, यहाँ पे लिखा मोर देन इक्वल टू 40% और यहाँ पे लिखा लेस देन इक्वल टू 40%। तो एग्जैक्ट 40% नोटिफिकेशन के हिसाब से यहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है। तो एग्जाम में अगर आएगा तो हम कहाँ करेंगे सर? मेरे हिसाब से अगर आप लॉजिकली सोचोगे कि एग्जैक्ट 60 अगर यहाँ आता है ना, तो एग्जैक्ट 40 हम यहाँ पे लेंगे 21 में, यहाँ पे हम सिर्फ लेस देन 40 लेंगे अगर एग्जाम में मान लो पूछ लिया तो। पर नोटिफिकेशन में एग्जैक्ट 40% इन्होंने यहां पे भी लिया है और यहां पर भी लिया है। कहने का मतलब क्या है सर? कहने का मतलब बेसिकली सिंपल सा है। सिंपल सा प्रोविजन में आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग कर रहे हो, तो एम्प्लॉय कॉस्ट अपॉन ओपेक्स का रेशियो निकालेंगे और रेशियो के बेसिस पे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अलाउ करेंगे। ट्रांजैक्शन 300 करोड़ या उससे कम का ही होगा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये तीन कैटेगरी होंगे, ये तीन चीजें एक कैटेगरी में आ गई। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और पॉइंट सिखाता हूं, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 देखो सर, क्या कहता है यहां पे, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट आर एंड डी सर्विस करते हो, ऊपर हमने आर एंड डी सर्विस मना किया था कि ऊपर आर एंड डी सर्विस नहीं आता।
अगर आप कॉन्ट्रैक्ट आरएनडी सर्विस करते हो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड, मतलब आप अगर आरएनडी कर रहे हो तो मार्जिन कितना होना चाहिए सर? तो इन्होंने बोला ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 24% होना चाहिए अगर ट्रांजैक्शन 300 करोड़ या उससे कम है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट आरएनडी सर्विसेज कर रहे हो सर, तो आपका मार्जिन कितना होना चाहिए? 24%। आप देखो ना सर, 17 था और 18 था शुरू में, उसके बाद 18, 21 और 24 हो गया, और उसके बाद जब आप कॉन्ट्रैक्ट आरएनडी कर रहे हो तो 24% हो गया। क्या और तीनों इसमें भी क्या है सर? ट्रांजैक्शन 300 करोड़ या उससे कम है। शुरू के तीन में भी ट्रांजैक्शन 300 करोड़ या उससे कम थे, इसमें भी ट्रांजैक्शन 300 करोड़ या उससे कम है। और उसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट नंबर 8 पढ़ो सर, प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आरएनडी सर्विसेज फॉर जेनरिक फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स नहीं करते सर, आप ड्रग्स बनाते हो। कौन सा ड्रग्स? नहीं सर, जेनरिक फार्मास्यूटिकल ड्रग्स अगर बनाते हो तो उसमें भी सेम एज अबव, मतलब आपका 24% का क्या होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एज ए रेशियो ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो? अब दोस्तों आप एक बात ध्यान से देखना सर, जब अपन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें ना, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का आरएनडी मतलब क्या सर? कुछ तो आप डेवलपमेंट कर रहे हो सर। अगर आप जनरल डीबगिंग कर रहे हो, रूटीन फंक्शंस लाइक डीबगिंग वगैरह कर रहे हो, तो उसको आरएनडी नहीं माना जाएगा। इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ आरएनडी। और सर सेम फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, मतलब जो ड्रग्स पहले से बने हुए वैसे सिमिलर कंपेरेबल ड्रग्स आप बना रहे हो, ये सब आपको नहीं याद करना है, आप बस मार्जिन याद करो 24%। और ट्रांजैक्शन की वैल्यू 300 करोड़ या उससे कम होनी चाहिए अगर आप कॉन्ट्रैक्ट आरएनडी कर रहे हो। ये सारी चीजें आपको समझ में आई दोस्तों? अब आ जाओ वापस सर, अब आगे बढ़ेंगे। अभी तक आपने 5 कैटेगरी पढ़ा। 5 कैटेगरी क्या था? अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस दोगे तो 17% या 18%। आप अगर आईटी एनेबल्ड सर्विस दोगे तो 17% या 18%। आप अगर नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग करोगे तो 18, 21, 24, डिपेंडिंग ऑन एम्प्लॉय कॉस्ट टू ऑपरेटिंग कॉस्ट, एम्प्लॉय एक्सपेंस टू ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या रेशियो था? 40, 40 टू 60, 60 एंड अबव। उसके बाद मैंने दो चीजें और कराई, कॉन्ट्रैक्ट आरएनडी। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट आरएनडी में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हो या जेनरिक फार्मास्यूटिकल ड्रग्स बना रहे हो तो 24% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहेगा। उसके बाद दोस्तों आगे वाले दो तीन कैटेगरी में आ जाओ। अगला वाला पॉइंट नंबर 4, 5 और 6 ये अपने आप में कैटेगरी हो गया। क्या बात करता है सर? अगर आप इंट्रा ग्रुप लोन दे रहे हो, इंट्रा ग्रुप लोन मतलब क्या सर? तुम समझना मेरी बात ध्यान से। सर एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, अगर अपने उसने बाहर के नॉन रेसिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज, कौन है वो? एक्स वाई जेड एलएलसी, अगर उसको लोन दिया है तो सवाल यह है उस लोन पे इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए? डिपेंड करता है सर, लोन आईएनआर पे है कि लोन जो है फॉरेन करेंसी में है। सर लोन इंडियन रुपीस में डिनोमिनेटेड है कि फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है? अब दोस्तों एबीसी लिमिटेड ने अगर अपने बाहर वाले नॉन रेसिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज को आईएनआर में अगर लोन दिया है, इंडियन रुपीस में लोन दिया है, तो सर एक इंटरेस्ट रेट अलग होगा, और अगर फॉरेन करेंसी में दिया है तो इंटरेस्ट रेट अलग होगा। ध्यान से मेरी बात ध्यान से सुनना सर, इंटरेस्ट रेट किस पे डिपेंड करेगा? सर इंटरेस्ट रेट ना बेसिकली दो चीजों पे डिपेंड करेगा। एक तो सर क्या अमाउंट का लोन दे रहे हो आप, क्या अमाउंट का लोन दे रहे हो, और दूसरा सर क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग किसकी सर? क्रेडिट रेटिंग आपके सामने वाले एंटरप्राइज की। अगर सामने वाले का एसोसिएट एंटरप्राइज का क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छा है तो इंटरेस्ट रेट कम होगा, अगर क्रेडिट रेटिंग बहुत खराब है तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा। तो डिपेंड किस पे करता है सर? एक तो अमाउंट पे और दूसरा क्रेडिट रेटिंग पे। तो तीन चीजें देखनी है, कौन से करेंसी पे लोन है, दूसरा कितने अमाउंट का लोन है, और तीसरा आपका क्रेडिट रेटिंग क्या है सामने वाले का, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा। सर सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपने इंट्रा ग्रुप लोन आईएनआर में दिया है तो आपका इंटरेस्ट रेट क्या होगा? मेरी बात ध्यान से सुनना। इंटरेस्ट रेट शुरू होगा, विल बी एसबीआई का 1 ईयर एमसीएलआर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग। आपको क्वेश्चन में दिया होगा जो भी एमसीएलआर है एज ऑन 1 अप्रैल, साल के 1 अप्रैल को जो भी 1 ईयर का एमसीएलआर है वो प्लस आपको एक मार्जिन ऐड करना पड़ेगा। मतलब सर आप क्या लोगे? सर आप लोगे 1 ईयर का एमसीएलआर एसबीआई का प्लस एक मार्जिन ऐड होगा। मार्जिन किस पे डिपेंड करेगा? सर मार्जिन डिपेंड करेगा सामने वाले के क्रेडिट रेटिंग पे। सर क्रेडिट रेटिंग देखो कैसे बनता है, अगर ट्रिपल ए से ए के बीच में, मतलब अच्छा क्रेडिट रेटिंग है तो 1.75% का मार्जिन। पर दोस्तों अगर क्रेडिट रेटिंग ट्रिपल बी, डबल ट्रिपल बी, ट्रिपल बी माइनस, ट्रिपल बी प्लस है तो मार्जिन बढ़ गया 3.25 का हो गया। और बदतर रेटिंग है सर, डबल बी प्लस, डबल बी माइनस, बी, बी प्लस, बी माइनस, अगर और बदतर रेटिंग है 4.75 का स्प्रेड है सर। अगर सी टू डी है, मतलब सी, सी प्लस, सी माइनस, डी, डी प्लस, डी माइनस। आप देखो सर ट्रिपल ए सबसे अच्छा होता है और डी सबसे खराब होता है, डी माइनस सबसे खराब होता है, तो सबसे खराब है ना तो 6.25। तो आप देखो 1.75, 3.25, 4.75 to 6.25। सबसे पहले ऑब्जर्व करो कहीं पे भी 0.5 नहीं है, हमेशा 0.75 या 0.25 है। 1.75, उससे 3.25, उससे 4.75 और उससे 6.25। अगर आप ध्यान दोगे सर तो ये मार्जिन कितने कितने से बढ़ रहा है? 1.5, 1.5,
1.5 से मार्जिन बढ़ता जा रहा है, समझ रहे हो? 1.5 1.5 1.5 से मार्जिन बढ़ता जा रहा है, तो 1.75 से शुरू करोगे, 3.25, 4.75, 5 पॉइंट और 6.25। क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो? अरे बोलो हाँ कि नहीं? यस और नो? यस सर। उसके बाद दोस्तों ये हो जाने के बाद अब समझो सर ये तो तब हो गया जब सामने वाले का क्रेडिट रेटिंग है। पर मान लो सर मेरे पास सामने वाले का क्रेडिट रेटिंग ही नहीं है, कभी उसने किया ही नहीं है क्रेडिट रेटिंग। तो उसने कहा सर अगर कोई क्रेडिट रेटिंग नहीं है और अगर बाहर के सारे एसोसिएट एंटरप्राइज को मिला के जो लोन दिया है आपने वो 100 करोड़ या उससे कम है, जितने भी एसोसिएट एंटरप्राइज सबका लोन 100 करोड़ या उससे कम है मिला करके, तो भैया आपका आप और लोन दे सकते हो 4.25% पे। मतलब सर क्रेडिट रेटिंग है तो ये चीजें, नहीं है तो देखना सबको मिला के 100 करोड़ से कम का लोन जाना चाहिए, तब जाके आपको 4.25% का रेट मिलेगा। ये सर 4.25% पर एनम मत लिखाना। क्या है ये स्प्रेड है, मतलब आप 1 ईयर एमसीएलआर लोगे एसबीआई का, मान लो वो 8% है, उस पे आप ये स्प्रेड जोड़ोगे, ये स्प्रेड कितना हो गया, मान लो 6.25 स्प्रेड, तो आपका टोटल रेट आ जाएगा 14.25%। बहुत बच्चे गलती करके आएंगे इसमें। और उसके बाद सर अगर आपने फॉरेन करेंसी में लोन दिया है तो बात ही अलग है। अब बात कैसे अलग है सर? वापस सेम चीज, सर फॉरेन करेंसी में लोन दिया है ना, तो आप 1 ईयर का एसबीआई रेट नहीं लोगे, आप एक रेफरेंस रेट लोगे। सर रेफरेंस रेट क्या होता है बेटा? डिपेंड करेगा कौन सी करेंसी में लोन दियो, यूएस का है तो अलग है, यूरो का है तो यूरो का अलग है, अलग अलग जगह का अलग अलग रेफरेंस रेट है। तो आप वो रेफरेंस रेट लोगे जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, प्लस एक मार्जिन ऐड करोगे। तो इंटरेस्ट रेट आपका कितना होना चाहिए सर? रेफरेंस रेट एज ऑन 30 सितंबर। यहाँ यहाँ पे जो आप 1 ईयर का एमसीएलआर ले रहे थे ना, ये 1 अप्रैल का ले रहे थे, पर यहाँ पे जो रेफरेंस रेट ले रहे हो ये 30 सितंबर को ले रहे हो, और उस पे एक मार्जिन ऐड कर रहे हो। सर उस पे क्या ऐड कर रहे हो? मार्जिन ऐड कर रहे हो। क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो? बोलो यस और नो? यस सर। मार्जिन कितना होगा ध्यान से मेरे स्क्रीन पे देखो सर, अगर आपका डिपेंड करता है सारे एसोसिएट एंटरप्राइज को मिला के कितना लोन दे रहे हो। ध्यान से सुनना, इंडिविजुअल लोन ट्रांजैक्शन की बात नहीं हो रही है। जब आप उसको लोन दे रहे हो तो सारे एसोसिएट एंटरप्राइज को मिला के एग्रीगेट कितना लोन दे रखा है, अगर वो 250 करोड़ या उससे कम है तो ये टेबल लगेगा, पर अगर वो 250 करोड़ या उससे ज्यादा है तो आपको ये टेबल लगेगा। अब 250 करोड़ या उससे कम मतलब क्या सर? आप देखो, आप इसमें हमने क्या कैटेगरी रखा है, 1.5, 3% और 4%। अगर सर बेसिक ए, अब ट्रिपल ए, डबल ए और ए का रेटिंग है तो भैया 1.5%। पर अगर ट्रिपल बी वाला रेटिंग है सर 3%, बाकी सारा रेटिंग है या कोई भी रेटिंग अगर नहीं है तो 4%। कोई भी रेटिंग अगर नहीं है तो 4%। सर ये जो लिखा है ना, वेयर नो क्रेडिट रेटिंग एग्जिस्ट, ये आईसीआई ने आरटीपी में नहीं लिखा है, पर ओरिजिनल नोटिफिकेशन में लिखा है कि अगर कोई भी रेटिंग नहीं है और अगर 250 करोड़ या उससे कम का एग्रीगेट लोन है तो 4%। तो ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन में लिखा है, ये एकदम सही है। पर दोस्तों यही अगर आपका लोन का अमाउंट 250 करोड़ से ऊपर जा रहा है, मतलब आप बहुत रिस्क ले रहे हो, तो ये मार्जिन बढ़ जाएगा सर। ये मार्जिन कैसे बढ़ेगा देखो सर, मार्जिन किस तरीके से बढ़ रहा है। बेसिक ए वाला रेटिंग है तो 1.5%, बी वाला रेटिंग है तो 3%, यहां तक तो ठीक है। पर अगर डबल बी से बी वाला रेटिंग है तो 4.5%, ऊपर यहाँ पे 4% लिखा था। और सी है या डी है या कोई भी क्रेडिट अगर नहीं है तो 6% हो जाएगा। मतलब शुरू का दोनों तो सेम है, लेकिन हमने डबल बी, बी, सी, डी इनको अलग कर दिया सर। हमने बोला अगर 250 करोड़ के ऊपर तेरा लोन जा रहा है ना, तो थोड़ा रिस्क मत ले, ज्यादा रिस्क अगर ले रहा है तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलना चाहिए। ये कैसे लोगे सर? रेफरेंस रेट जो है, रेफरेंस रेट में आप मार्जिन ऐड करोगे। ऊपर आप 1 ईयर का एसबीआई एमसीएलआर रेट ले रहे थे, यहाँ पे आप रेफरेंस रेट लोगे जो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा एज ऑन 30 सितंबर। ये कब सर? अगर आप डायरेक्टली लोन दे रहे हो। कभी कभी क्या करते हो सर, आप डायरेक्टली लोन नहीं देते, आप क्या करते हो, मान लो मैं एबीसी लिमिटेड हूं और मेरी बाहर की एक एंटरप्राइज है XYZ LLC। मैं उसको लोन देने की जगह मैं क्या करूंगा, मैं वो उसको लोन देगा एक बैंक, उसको लोन देगा एक बैंक, और मैं बैंक को क्या दे दूंगा, गारंटी, कि तू टेंशन मत ले भैया, अगर सामने वाले ने रीपे नहीं किया तो मैं कर दूंगा। और इस गारंटी के लिए आप क्या लोगे, एक गारंटी फी लोगे। आप क्या लोगे, एक गारंटी फी लोगे। सर मिनिमम कितना गारंटी फी लेना चाहिए मुझे? तो दोस्तों इन्होंने साफ साफ बोला गारंटी फी मिनिमम कितना होना चाहिए, 1% पर एनम। मंथ नहीं, 1% पर एनम मिनिमम आपका गारंटी फी होना चाहिए। ये गारंटी फी आप कम से कम 1% पर एनम लोगे, तो आप अगर 1% पर एनम का गारंटी फी दिखा रहे हो, हम चुपचाप आगे बढ़ जाएंगे, तुमको परेशान नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तुम समझे क्या? 3 ट्रांजैक्शन का एक ग्रुप बनाया मैंने। एक तो लोन आईएनआर में दे रहे हो, एक तो लोन फॉरेन करेंसी में दे रहे हो, और एक आप कॉर्पोरेट गारंटी दे रहे हो। सर अगर आप याद करो मेरे साथ, इसको याद करो सर, अगर आप लोन आईएनआर में दे रहे हो तो आपको 1 ईयर का एसबीआई का एमसीएलआर लेना पड़ेगा, उसमें मार्जिन कितना ऐड करोगे? याद करो सर, 1.75, 3.25, 4.75, 6.25।
और अगर सामने वाले का रेटिंग नहीं है तो 4.25, 6.25 के बाद 4.25। अब इसका रेशियो कैसे याद करने सर, ए बी डबल बी सी डी, ए बी डबल बी सी डी, ए बी सी डी नहीं है, ए बी डबल बी सी डी है, ए बी डबल बी सी डी है। उसके बाद दोस्तों आप समझो, ये आपको बार बार ऐसे देख देख के याद करना पड़ेगा सर। अगर आप फॉरेन करेंसी में दे रहे हो तो रेफरेंस रेट प्लस मार्जिन लोगे। सर रेफरेंस रेट प्लस मार्जिन, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ट्रांजैक्शन 250 करोड़ या उससे कम है तो सेफ रखेंगे 1.5, 3 और 4। 1.5 में ए और ए डबल ए ट्रिपल ए डबल ए वाला सब आ जाएगा। डबल बी ट्रिपल बी वाला कहां पे आएगा, 3% में, और उसके अलावा डबल बी से लेकर डी तक कहां आएगा, 4% में। और अगर क्रेडिट रेटिंग नहीं है भी तो 4%, क्योंकि सर आपका 250 करोड़ से कम है। पर दोस्तों अगर 250 करोड़ से ऊपर जा रहा है तो आप सर इस तरीके से अरेंज कर दोगे, रेटिंग नहीं है तो 6% हो जाएगा। और कॉर्पोरेट गारंटी 1% पर आना, बहुत सिंपल है, उससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। उसके बाद मैंने कॉन्ट्रैक्ट आरएनडी वाला आपको दोनों पॉइंट बता दिया सर। कॉन्ट्रैक्ट आरएनडी वाला पॉइंट क्या है, आपका कॉन्ट्रैक्ट आरएनडी में 20% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहता है। अब उसके बाद दो पॉइंट और इंपॉर्टेंट है सर, ये नया कैटेगरी है। ये कौन सा कैटेगरी है, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट। सर देखो, ऑटोमोबाइल होती है, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हम चाहते हैं आप बहुत सारा एक्सपोर्ट करो, हम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहते, आप एक्सपोर्ट करो। अब एक्सपोर्ट दो चीजों की होती है सर, कोर कंपोनेंट, नॉन कोर कंपोनेंट। कोर कंपोनेंट जैसे कि इंजन हो गए, आपके ब्रेक्स हो गए, आपके स्टीयरिंग हो गए, ये सारे कोर कंपोनेंट्स होते हैं। नॉन कोर कंपोनेंट्स मतलब कोई खास बात नहीं है सर, छोटे मोटे कंपोनेंट्स। अब सर देखो, अगर आप कोर कंपोनेंट्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो और एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो हम चाहते हैं आपका मार्जिन जो है मिनिमम 12% का होना चाहिए। मार्जिन मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एज अ रेशियो ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मिनिमम 12% होना चाहिए। पर अगर आप नॉन कोर कंपोनेंट्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो तो 8.5% भी रखा तो चलता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है सर। सर नॉन कोर कंपोनेंट्स मतलब जो कोर कंपोनेंट्स नहीं है। कोर कंपोनेंट्स जैसे कि इंजन हो गया, ट्रांसमिशन, स्टीयरिंग पार्ट, सस्पेंशन, ब्रेक। अगर आप ईवी चला रहे हो तो बैटरीज जो हो गए वो कोर कंपोनेंट हो गए। अगर आप इनको मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करते हो तो कोर कंपोनेंट में 12%, नॉन कोर कंपोनेंट में 8.5%। पर एक टर्म एंड कंडीशन याद रखना सर, ये जो 12% है, 8.5% है, इसका बेनिफिट तभी मिलेगा अगर आपके टर्नओवर का 90% या उससे ज्यादा इज ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर सेल्स। आपको याद, आप गाड़ी वगैरह में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको पता होगा ओईएम। ओईएम मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो आप जो सेल कर रहे हो, आपके टर्नओवर में से 90% जो है वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर ओईएम सेल्स होगा, तभी आप ये वाला बेनिफिट उठा सकते हो। सेम अगर आपका टर्नओवर का 90% ओईएम सेल्स है तो आप ये वाला बेनिफिट उठा सकते हो। 12% और 8.5% याद रखना मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट के केस में। और लास्ट में सर, अगर आप लो वैल्यू एडिंग सर्विसेज दे रहे हो, मतलब ऐसा फालतू सर्विस का कोई खास बात नहीं है, ऐसी कोई बैकएंड सर्विसेज वगैरह दे रहे हो, तो हमने बोला क्या क्या वैल्यू होनी चाहिए सर, कितना मार्जिन होना चाहिए। सर देखो, अगर आप लो वैल्यू एडिंग सर्विस दे रहे हो ना, तो हमने कहा सबसे पहले तो देख भाई, पूरा जितना ट्रांजैक्शन तुम कर रहे हो, लो वैल्यू वाला जितना भी सर्विस दे रहे हो, उन सबका मिला के टर्नओवर 10 करोड़ होना चाहिए। 10 करोड़ टर्नओवर होना चाहिए। और वो 10 करोड़ में ना तुम्हारा खुद का मार्जिन इन्वॉल्व होना चाहिए, जो मार्जिन कितना होगा, अप टू 5%। 5% का मार्जिन रखोगे और टर्नओवर टोटल कितना होगा, 10 करोड़। मतलब सर मान लो एबीसी लिमिटेड जो है, वो मान लो XYZ एलएलसी को लो वैल्यू एड सर्विस देती है, तो हमने बोला ठीक है, मैक्सिमम ट्रांजैक्शन सारे एसोसिएट एंटरप्राइज का मिला के मैक्सिमम 10 करोड़ का होना चाहिए, और उसमें 5% का मार्कअप इंक्लूडेड होना चाहिए। उसके अलावा सर एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा आपको अकाउंटेंट से कि भैया किस तरीके से कॉस्ट पूलिंग हुई है, कौन से शेयर होल्डर को या डुप्लीकेट कॉस्ट को एक्सक्लूड किया गया है, और एलोकेशन किस तरीके से किया है। सर आप समझो, अगर आप बहुत सारी ग्रुप्स को सर्विसेज दे रहे हो, आप पे कॉस्ट एलोकेशन हुआ होगा, तो कॉस्ट एलोकेशन कैसे हुआ है उसका एक सर्टिफिकेट अकाउंटेंट का लगेगा। पर सर एंटायर वैल्यू ऑफ जो ट्रांजैक्शन है शुड बी 10 करोड़, इंक्लूडिंग मार्कअप ऑफ अप टू 5%। इतना आप लोग याद रख लो सर। तो सर ये सारा क्या है, ये 11 आइटम्स है, ये 11 ऐसे ट्रांजैक्शन है जो आप अगर करोगे और उतना मार्जिन मेंटेन करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको आर्म्स लेंथ प्राइस निकालना नहीं पड़ेगा, ये चीजें यहाँ पे खत्म हो जाएगी। बट सर मैंने आपको क्या बोला था, अगर आप सेफ हार्बर रूल्स के लिए चाहते हो, आपके लिए एप्लीकेबल हो, तो आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। उसका प्रोसीजर क्या है दोस्तों, आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, 3 सीफा। पिछले वाला जो सेफ हार्बर रूल था, जो पिछला अमेंडमेंट था, 3 CEFC था, या 3 सीफा है। फॉर्म भरोगे सर आपके रिटर्न के ड्यू डेट के पहले, जब भी आपका ड्यू डेट है उसके पहले आप ये फॉर्म भर दोगे। आगे पढ़ना, ये छोड़ दो ये वाला फॉर्म, आगे पढ़ो सर। सर आपने क्या किया, ये 3 सीफा फॉर्म भर दिया। उसके बाद दोस्तों, आप अगर वैलिड रहा आपका फॉर्म, और अगर मान लो आपका आपने अगर ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, तो ये 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, 2-3 इयर्स के लिए। आप 2 साल के लिए भी करवा सकते हो, 1 साल के लिए भी करवा सकते हो, बट सेफ हार्बर रूल फिर आपके लिए 3 साल तक वैलिड रहेगा। ठीक है दोस्तों, पर जब आप ये फॉर्म भरोगे ना, तो ऐसे ही अप्रूव नहीं हो जाएगा।
असेसिंग ऑफिसर उसको वेरीफाई करेगा। वो वेरीफाई करेगा क्या आप एलिजिबल असेसी हो, क्या आप एलिजिबल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तभी जाके आपको क्या मिल जाएगा, तभी जाकर के आपको इसका अप्रूवल मिलेगा, वरना आपको सेफ हार्बर रूल्स का अप्रूवल नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे आपको लगा, उसको लगा एलिजिबल असेसी नहीं हो या एलिजिबल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं है, तो वो आपकी आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। सर एक सेकेंड, एलिजिबल असेसी के लिए एक और चीज मेरे को आपको बताना था सर। पॉइंट नंबर 6 जो कॉर्पोरेट गारंटी है ना, वो कॉर्पोरेट गारंटी के लिए ये जो 1% वाला रूल है, इसमें एलिजिबल असेसी कौन है सर? सर कॉर्पोरेट गारंटी मींस कॉर्पोरेट गारंटी एक्सटेंडेड बाय द कंपनी टुवर्ड्स होनली ओन सब्सिडरी। सर सिर्फ बाकी जगह सब्सिडरी लिखा है, पर सिर्फ कॉर्पोरेट गारंटी के लिए हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है होनली ओन सब्सिडरी। बाकी सब जगह आप देखोगे नॉर्मल एसोसिएट एंटरप्राइज होना चाहिए, बट सर कॉर्पोरेट गारंटी में क्या पॉइंट है कि आप अपने होनली ओन सब्सिडरी को दे रहे हो, ये एलिजिबल एसएससी होता है सर। तो ये सब चीजें कौन चेक करेगा? एओ चेक करेगा आपको अप्रूवल देने के पहले। सर एओ चेक करेगा, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना। हाँ जी सर, अब मेरी बात ध्यान से सुनना सर, एओ चेक करने के बाद जरूरी नहीं है एओ अप्रूव कर देगा। अगर उसको लगेगा तो वो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को भी रेफरेंस दे सकता है। ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को क्यों इन्वॉल्व करेगा? सर आप स्क्रीन पे देखो। Sir, अगर AO doubts about the exercise of option, then they shall make a reference to TPO to determine the eligibility. Such reference shall be made within 2 months from the end of month in which application is received. जब AO को एप्लीकेशन आया उसके मंथ एंड से 2 महीने के अंदर आप टीपीओ को एप्लीकेशन दोगे। सर टीपीओ क्या करेगा? टीपीओ अब एसएससी के पास जाएगा, नोटिस देगा और उससे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद अगर उसको लगा नहीं यार एलिजिबल एसएससी नहीं है या एलिजिबल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं है, तो वो आपके एप्लीकेशन को इनवैलिड करार कर देगा। कहता है सर ये एग्जाम में आ सकते हैं। टीपीओ शैल डिक्लेयर द ऑप्शन इनवैलिड इफ असेसी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, या फिर असेसी इनएलिजिबल निकला, या पर सर आप उसके रिजेक्ट करने के पहले ना उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर देना। पर दोस्तों ये ऑर्डर कब तक पास करना पड़ेगा? सर जब उसको रेफरेंस आया था ना, जब उसको रेफरेंस आया था उसके एंड ऑफ मंथ से 2 महीने के अंदर। सर टीपीओ को रेफरेंस भी एंड ऑफ मंथ से 2 महीने के अंदर दोगे, और उसके एंड ऑफ मंथ से 2 महीने के अंदर आपका टीपीओ जो है वो ऑर्डर भी पास करेगा। उसके बाद सर क्या असेसी ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं? मान लो टीपीओ ने इनवैलिड करार कर दिया, अगर असेसी को लगा नहीं यार गलत बोल रहे हो तुम, तो ये जाएगा सीआईटी के पास, जो टीपीओ का सीनियर है, जो टीपीओ से भी सीनियर है, उस सीआईटी के पास जाएगा। वो जा करके एक अपील फाइल कर सकते हैं विद इन 15 डेज ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर ऑफ टीपीओ। अब सर टी सीआईटी क्या करेगा? सीआईटी भी अपना ऑर्डर पास करेगा विद इन 2 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द ऑब्जेक्शन। तो जब सीआईटी को ऑब्जेक्शन मिला उसके 2 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ के अंदर वो अपना ऑर्डर पास करेगा। और सर सुन लो लास्ट में, सर इफ एओ टीपीओ और सीआईटी डज नॉट मेक एनी रेफरेंस और पास एन ऑर्डर विद इन, सर सुनो, एओ को बोला गया कि भैया अगर तेरे को चाहिए तो तू रेफरेंस दे दे टीपीओ को 2 महीने के अंदर। टीपीओ को बोला तू ऑर्डर पास कर 2 महीने के अंदर। फिर सीआईटी को बोला तू भी ऑर्डर पास कर 2 महीने के अंदर। तीनों में से किसी ने भी अगर अपना ऑर्डर टाइम पे नहीं पास किया ना, इट विल बी डीम्ड दैट जो एप्लीकेशन है वो वैलिड है। ऐसा ट्रीट हो जाएगा कि एप्लीकेशन वैलिड है और सेफ हार्बर रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। तो तुम बस दुआ करो बैठ के कि वो 2 महीने के अंदर सामने वाले रिस्पॉन्ड ना करे, सामने वाले 2 महीने के अंदर रिस्पॉन्ड ना करे, ये तुम दुआ करो। 4 पॉइंट सर जो आपको याद रखना है। पॉइंट नंबर 1, सर आपको याद है सेक्शन नंबर 92 सी में जहां आर्म्स लेंथ प्राइस निकालते हैं, वहां एक वेरिएशन की बात होती थी, 1%, 3%, होलसेल ट्रेडिंग, अदर केसेस। तो वो जो वेरिएशन होता था ना, वो वेरिएशन का बेनिफिट आपको सेफ हार्बर रूल में नहीं मिलेगा। मतलब तुमको बोला ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24% होना चाहिए, तुमने 23.9 किया, नहीं चलेगा सर। कोई वेरिएशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा अगर आप सेफ हार्बर रूल के लिए ऑप्ट करते हो। लेकिन दूसरा सेक्शन 92 डी और 92 ई जो है, डॉक्यूमेंटेशन वाला और ऑडिट रिपोर्ट वाला, वो दोनों सेक्शन आपको अप्लाई होगा इवन इफ यू ऑप्ट फॉर सेफ हार्बर रूल्स। तीसरा सर मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो एक ऐसे एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ जो नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल एरिया में है, एनजेए याद है सेक्शन 94 ए वाला, तो उनके साथ अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो सेफ हार्बर रूल्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और एक बार अगर आप सेफ हार्बर रूल्स को ऑप्ट कर लेते हो तो आप म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर जो टीटीडब्ल्यू में होता है ना, म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर, उसके लिए ऑप्ट नहीं कर सकते। ये बेसिक है सर। तो मैंने क्या कहा, वो 92 सी वाला वेरिएशन नहीं होगा, 92 डी 92 ई वाला डॉक्यूमेंटेशन लगेगा। 94 ए वाले एरिया के साथ अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो सेफ हार्बर रूल ऑप्ट नहीं कर सकते और म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर को आप इन्वोक नहीं कर सकते। उसके बाद दोस्तों लास्ट में मेरी बात ध्यान से सुन लो, कुछ छोटी छोटी बातें बता दूं। सर नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल एरिया या जो नो टैक्स या लो टैक्स कंट्री होते हैं, लो टैक्स कंट्री मतलब क्या सर? जहां टैक्स रेट 15% से भी कम है, जहां मिनिमम टैक्स रेट 15% से कम है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम लो टैक्स एरिया या नो टैक्स एरिया बोलेंगे। सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एज ए रेशियो ऑफ व्हाट निकाल रहे हो आप? ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्सपेंस। तो मैंने आपको सिखाया कैसे निकालते हैं।
सर रेफरेंस रेट दिया था ना, रेफरेंस रेट प्लस आपको मार्जिन लेना है, तो रेफरेंस रेट मतलब डिपेंड करता है सर, जैसे यूएस के लिए आप लोगों का एसओएफआर करके है सर, यूरो के लिए आपका यूरो यूरिबोर है, यूरिबोर किसके लिए, यूरो के लिए, ये सब आपका एक रेफरेंस रेट होता है, उसके ऊपर एक स्प्रेड ऐड होता है। सर रेफरेंस रेट मतलब बेंचमार्क रेट प्लस स्प्रेड, एक बेंचमार्क लोगे उस पे एक स्प्रेड ऐड करोगे, वो रेफरेंस रेट होगा, वो रेफरेंस रेट पे एक मार्जिन ऐड करोगे तो इंटरेस्ट रेट आएगा। भगवान कैसे बताऊं? सर मान लो अगर मैं तुमसे कहूं 6 मंथ्स का जो यूरोपीआर है वो मान लो 8% है, उस पे जब आप एक स्प्रेड ऐड करोगे, दिया होगा सर आपके एग्जाम में, वो स्प्रेड होगा 0.45% का, तो ये मिला करके क्या हो गया, 8.45% का रेफरेंस रेट हो गया, उस पे मार्जिन ऐड करके आप इंटरेस्ट रेट निकालोगे अगर आप फॉरेन करेंसी में लोन दे रहे हो। और क्रेडिट रेटिंग मतलब सर जो आप अपने सेबी से या आरबीआई से ऑब्टेन करते हो। सर एक बात बताओ, एक एंटरप्राइज ने अगर 3-4 जगह से क्रेडिट रेटिंग लिया है, तो उसके लिए कौन सा क्रेडिट रेटिंग एप्लीकेबल होगा? सर लॉ कहता है अगर आपके पास एक या एक से ज्यादा क्रेडिट रेटिंग है तो जो सब में से लीस्ट है ना, वो एसोसिएट एंटरप्राइज का क्रेडिट रेटिंग माना जाएगा। दोस्तों समय की पाबंदी है इसलिए अपने को इसको इतने में समझना पड़ रहा है, नहीं तो कैसे डीटी का सिलेबस इस जन्म में नहीं खत्म हो पाएगा। समझ पा रहे हो तुम मेरी बात? सर तो अब मैं आपको जाते जाते ये 11 ट्रांजैक्शन जो मैंने यहाँ पे समराइज करके डाला है, इसको मैंने 4 कैटेगरी में देखो 4 कैटेगरी में मैंने डाला है। अब तुम इतने सब पढ़ोगे आपका काम हो जाएगा। इधर देखो दोस्तों, सर अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस देते हो या फिर अगर आप आईटी एनेबल्ड सर्विस देते हो, तो बहुत सिंपल है सर, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना होना चाहिए, 17% अगर वैल्यू 100 करोड़ या उससे कम है, 18% अगर वैल्यू 100 करोड़ से ज्यादा पर 300 करोड़ या उससे कम है। सेम आईटी एनेबल्ड सर्विस के। पर अगर आप केपीओ सर्विस देते हो तो सर वैल्यू देखो 300 करोड़ से कम होना चाहिए, फिर मार्जिन 18, 21 या 24 रहेगा, डिपेंडिंग ऑन द रेशियो। किस चीज का रेशियो, एम्प्लॉय कॉस्ट अपॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट। सर ये रेशियो अगर 60% या उससे ज्यादा है तो मार्जिन 20%, 40% से 60% है तो 21, 40% से कम है तो 18%। तो इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट आरएनडी की अगर बात करें जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और जेनरिक फार्मा ड्रग्स का है, तो उसमें सीधा 24% लिखा है, वैल्यू 300 करोड़ या उससे कम। तो आप देखो ये चारों ट्रांजैक्शन में वैल्यू मैक्सिमम कितने का हो रहा है सर, 300 करोड़ का। बात खत्म। उसके बाद दोस्तों अगर आप लोन की बात करो जो आईएनआर में है, तो सर देखो इसको मैंने सिंप्लीफाई क्या किया, एसबीआई का एमसीएलआर प्लस एक मार्जिन, मार्जिन कितना है सर 1.75 से लेके 6.25 बेस्ड ऑन क्रेडिट रेटिंग, पर अगर क्रेडिट रेटिंग नहीं है तो 4.25%। और फॉरेन करेंसी में अगर लोन दे रहे हो तो रेफरेंस रेट लेना पड़ेगा, प्लस प्लस मार्जिन जो रेंज कर रहा है वो लोन पे भी डिपेंड करेगा और क्रेडिट रेटिंग पे भी डिपेंड करेगा। कॉर्पोरेट गारंटी 1% पर एनम, यहां पे सर आप लिख सकते हो ये होली ओन सब्सिडरी को ही देना पड़ेगा। यहां पे आप लिख सकते हो ये सिर्फ होली ओन सब्सिडरी को देना चाहिए। सर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट कर रहे हो ऑटो कंपोनेंट्स का, जहां पे आप 90% ओईएम सेल्स है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर सेल्स, तो सर अगर कोर कंपोनेंट्स है तो 12% का मार्जिन, नॉन कोर है तो 8.5% का मार्जिन। और अगर लो वैल्यू एड सर्विस दे रहे हो सर तो टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू 10 करोड़ होना चाहिए, जिसमें मार्कअप 5% का इंक्लूडेड होना चाहिए। ये टेबल बस सर आप निकाल करके अपने स्क्रीन अपने टेबल के सामने चिपका लो, आप एग्जाम के पहले इतना देख के जाओगे तो आपका काम हो जाना चाहिए। सर इस पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आप एक बार आरटीपी जैन 2026 का क्वेश्चन नंबर 19 एक बार देख लेना, वो पूरा इसी पे बेस्ड है, आप बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर लो। बहुत सिंपल है, आप इसको बहुत बेसिक तरीके से सॉल्व कर लो। समझे तुम मेरी बात? क्या तुम मेरी बात समझे? हाँ, यस सर। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा राजा, ये सब होने के बाद छोटे मोटे और क्या अमेंडमेंट्स हुए दोस्तों, कुछ अमेंडमेंट्स हुए सर, जैसे मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, सुनो। सर आपको याद है कैपिटल गेन वाले चैप्टर में 54 ईसी वाला बॉन्ड होता था, जहां पे आपने अगर कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स वगैरह बेचे हैं, जैसे कि लैंड बिल्डिंग वगैरह बेचा है, तो उससे बेच के जो प्रॉफिट आता है, अगर आप 54 ईसी वाले बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। 50 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, 6 महीने के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। सर कौन से बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते थे? अभी तक आपने एनएचएआई, आपने आरईसीएल, पीएफसी और आईआरएफसी पढ़ा था। अब इन्होंने एक नया बॉन्ड लिखा कि अगर हुडको कोई बॉन्ड इशू करता है, हुडको मतलब हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हाउसिंग एंड अर्बन कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सर अगर हुडको जो है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद कोई बॉन्ड इशू किया है, उसमें भी अगर आप इन्वेस्ट करोगे ना तो आप वो 50 लाख तक का डिडक्शन ले सकते हो। तो 54 ईसी में एक नया बॉन्ड ऐड हुआ है सर, वो हुडको वाला बॉन्ड। वो क्या हो गया, हुडको वाला बॉन्ड। दूसरा अमेंडमेंट क्या हुआ सर, मेरी बात ध्यान से सुनना। सर ये अमेंडमेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मेरी बात सुन लो ध्यान से। सर क्या होता था, आपको पता है टीडीएस कट करके टीडीएस जब समय पे जमा करना होता है, टीसीएस कलेक्ट करके समय पे जमा करना होता है, यूजुअली 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। कभी कभी क्या होता था सर, 7th को मैं पेमेंट करने गया, सरकार को टीडीएस का पेमेंट किया, सर पेमेंट मेरे बैंक अकाउंट से कट गया, मेरे बैंक अकाउंट से कट गया, पर सरकार को नहीं पहुंचा उसे, सरकार को 3 दिन बाद पहुंचा, डिले हो गया।
अब जब डिले हो गया तो सरकार मेरे को इंटरेस्ट लगा के सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली नोटिस भेज देता था कि सर आपने 3 दिन का डिले किया है, प्लीज हमको पेमेंट कर दो, डिले के लिए जो इंटरेस्ट हुआ उसका पेमेंट कर दो। 1% का इंटरेस्ट ले लेते थे सर। मैंने बोला भाई मेरे अकाउंट से तो कट गया था ना, तुम्हारे सिस्टम पे टेक्निकल ग्लिच था, मेरी क्या गलती है? तो सर इस बार इन्होंने एक सर्कुलर डाला कि अगर ऐसा जेन्युइन केस होता है जहां पे आपने समय पे टीडीएस भरने गए, आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट गया है, पर टेक्निकल ग्लिच की वजह से अगर सामने तक नहीं पहुंचा, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो वेव हो जाएगा। चाहे पैसा कटा हो या ना, अब जो इंटरेस्ट का पैसा है चाहे वो कटा हो या ना कटा हो, इंटरेस्ट अभी तक आपने भरा हो या ना भरो, आपका पेमेंट वेव हो जाएगा। अपने आप नहीं होगा सर, आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा। किसको एप्लीकेशन दोगे ध्यान से देखना। सर इसका प्रोसेस क्या है, आप एप्लीकेशन दोगे डीजीआईटी को या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, या तो डीजीआईटी को या पीसीसीआईटी को आप एप्लीकेशन दोगे, जहां पे वो आपके एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगा, मतलब चेक करेगा कि भैया टेक्निकल ग्लिच था कि नहीं। आपको एक बार अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, वो वेरीफाई करेगा टेक्निकल ग्लिच कहां से, आपके बैंक से चेक करेगा कि भैया पेमेंट कटा था क्या। अगर ये सब ठीक लगा उसको, तो वो एक स्पीकिंग ऑर्डर देगा कि भैया तुम्हारा वेवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब दोस्तों टाइमलाइन क्या है सुनना। सर इवन इफ इंटरेस्ट हैज बीन ऑलरेडी पेड, द सेम कैन बी वेव्ड, द सेम कैन बी कंसिडर्ड फॉर वेवर, और आपको रिफंड मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट पे हो गया तो भूल जाओ, पे हो गया तो भी वेवर हो सकता है। सर एप्लीकेशन फॉर वेवर शेल बी मेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर फॉर विच इंटरेस्ट इज चार्ज। एग्जाम्पल, सर फाइनेंशियल ईयर 23-24 का टीडीएस था, उसका इंटरेस्ट मान लो चार्ज हुआ 24-25 में, इस साल का इंटरेस्ट था मान लो 24-25 में चार्ज हुआ। मेरे को बताओ वेवर के लिए एप्लीकेशन कब तक दूंगा? 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सर इंटरेस्ट इस साल का था, कटा इस साल है, आप एप्लीकेशन कब तक दोगे पता है? आप दोगे 31 मार्च 2025 तक, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर ये हो गया सर, किस साल का इंटरेस्ट था? 23-24, उस साल के एंड से एक साल यानी कि 31 मार्च 2025 तक आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन दे सकते हो। ये उनको क्लैरिफाई करना पड़ा था। और दोस्तों एप्लीकेशन कितने महीने के अंदर डिस्पोज होगा? जब एप्लीकेशन दिया उसके एंड ऑफ मंथ से 6 महीने के अंदर सामने वाला डिस्पोज कर देगा एप्लीकेशन। ठीक है, और एक बार उन्होंने या तो वेव किया या नहीं किया, उसके बाद आप उस पर कोई भी और पिटिशन नहीं कर सकते। ये फाइनल ऑर्डर है, इसके ऊपर आप पिटिशन नहीं कर सकते। सर ये 28 मार्च 2025 से ये प्रोविजन एप्लीकेबल है। ये बेसिकली एक सीबीडीटी का सर्क्यूलर, सीबीडीटी का सर्क्यूलर है जो वेवर ऑफ इंटरेस्ट विद रिस्पेक्ट टू टीडीएस का प्रोविजन है। समझे मेरी बात? अरे बोलो हाँ कि नहीं। यस सर। और आखिरी दोस्तों एक अमेंडमेंट आ रखा है टैक्स ऑडिट में, इतना खास अमेंडमेंट नहीं है, परेशान मत हो ना, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही सुन लो। दोस्तों एक आपका चेंजेस हुआ है सेक्शन 26, एक ऐड हुआ है सेक्शन 36 बी। सर सेक्शन 22 क्या कहता है, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। सर सेक्शन 22 में पहले आपको रिपोर्ट करना पड़ता था कि एमएसएमई को कितना इंटरेस्ट दिया मैंने, और कितना इंटरेस्ट मेरा डिसअलाउ हो रहा है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए एमएसएमई एक्ट है, उसमें एक सेक्शन 23 है सर, जो क्या कहता है कि अगर आप एमएसएमई को कोई भी इंटरेस्ट दे रहे हो एमएसएमई एक्ट के अंदर, तो वो इंटरेस्ट का आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन नहीं मिलता। कहां लिखा है? एमएसएमई एक्ट में लिखा है कि इनकम टैक्स में डिडक्शन नहीं मिलता। और सेक्शन नंबर 15 क्या कहता है पता है? देखो भाई, तुम्हारा जो अग्रीमेंट हुआ है ना, उस अग्रीमेंट के हिसाब से एमएसएमई को पे कर देना, खास करके माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज। जितने दिन में वादा किया उतने दिन में पेमेंट कर देना। अच्छा अगर अग्रीमेंट है तो मैक्सिमम 45 डेज में पेमेंट कर देना, अग्रीमेंट नहीं है तो मैक्सिमम 15 डेज में पेमेंट कर देना। पर अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो वो खर्चा डिसअलाउ हो सकता है। तो वो खर्चा पहले तो बोला हमने इंटरेस्ट लगेगा, और दूसरा खर्चा डिसअलाउ हो सकता है। सर जो इंटरेस्ट लगेगा उस इंटरेस्ट का इनकम टैक्स में डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। तो अब सर क्लॉज नंबर 22 में आप एमएसएमई की बहुत सारी रिपोर्टिंग करोगे। सबसे पहले क्या बताओगे? सर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन एडमिसिबल, मतलब माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को कितना इंटरेस्ट दिया है जिसका इनकम टैक्स में डिडक्शन नहीं ले सकते, पहले तो ये बताओगे। दूसरा आप बताओगे टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी पेड टू माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज अंडर सेक्शन 15। सर भले आपने टाइम पे दिया हो या ना दिया हो, आप ये बताओ एमएसएमई को इस साल आपने कितने पेमेंट किए, टोटल पेमेंट बताओ जो इस साल करना चाहिए था, चाहे आपने किया हो या ना किया हो, टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी पेड। फिर उस अमाउंट में से बताओ कितना पेमेंट आपने टाइमली कर दिया, फिर कितना पेमेंट आपने टाइमली नहीं किया जिसकी वजह से वो इनएडमिसिबल हो गया। क्योंकि आपने टाइमली पेमेंट नहीं किया इसलिए उसका डिडक्शन नहीं मिल रहा है इस साल, ये आप हमको स्प्लिट करके बताओ। तो आप ऐसा बोल सकते हो सर कि 100 करोड़ का पेमेंट माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज को करना था, 70 करोड़ टाइम पे कर दिया इसलिए हमारा डिडक्शन मिल जाएगा, बाकी 30 करोड़ टाइम पे नहीं किया। तो आप यहाँ पे पॉइंट क्लॉज नंबर 2 में लिखोगे 100 करोड़ देना था, क्लॉज नंबर 3 के ए में लिखोगे कि 70 करोड़ टाइम पे दे दिया, और बी में लिखोगे कि 30 करोड़ टाइम पे नहीं दिया इसलिए उसका डिडक्शन नहीं मिला हमको। बेसिकली क्लॉज नंबर 22 एमएसएमई का रिपोर्टिंग है सर। और उसके बाद दोस्तों आपको याद है 2 क्लॉज 22 एफ ऐड हुआ है बाईबैक वाला, पर बाईबैक वाले पे कोई रिपोर्टिंग नहीं था।
मान लो मेरे शेयर्स किसी कंपनी, मेरे पास किसी कंपनी के शेयर्स थे और उस कंपनी ने इस साल बाईबैक किया है, तो अगर बाईबैक किया है तो मेरे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में वो जाएगा। क्या लिखेगा सर? वेदर द असेसी हैज रिसीव्ड एनी अमाउंट फॉर बाईबैक ऑफ शेयर्स अंडर सेक्शन 222F। मतलब मान लो सर मेरे पास इन्फोसिस के शेयर्स थे और मेरे इन्फोसिस के शेयर्स इन्फोसिस ने बाईबैक किए और उसके लिए इन्फोसिस ने मान लो मेरे को 2,000 रुपए दिया है और मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या था? मान लो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1,500 रुपए का था। आपको पता है सर जो 2,000 रुपए मेरे को दिया वो क्या हो जाएगा? मेरा आईएफओएस इनकम हो जाएगा। और जो 500 रुपए का मेरे को, सॉरी, मान लो, हाँ, और बाकी जो है मेरे को 2,000 रुपए का मेरा आईएफओएस इनकम हो जाएगा और 1,500 रुपए जो है वो मेरा लॉस मान लेंगे। जो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था उसको मेरा लॉस मान लोगे। यही ट्रीटमेंट होता है ना। तो दोस्तों ये जो आईएफओएस में क्या होगा सर? ये डीम डिविडेंड माना जाएगा अंडर टू क्लॉज 22F। अरे हाँ कि नहीं? ये सब पढ़े हो कि नहीं? तो भैया वही चीज आपको क्लॉज 32 में बताना पड़ेगा कि क्या बाईबैक के लिए कोई पैसा मिला क्या 222F में? अगर हाँ तो बताओ कितना पैसा मिला और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या था उस शेयर का। जो पैसा मिला टेक्निकली उससे ये लोग डिविडेंड इनकम वेरीफाई करेंगे और जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उससे ये लोग लॉस को वेरीफाई करेंगे। ये टैक्स ऑडिट के रिपोर्ट में क्लॉज 36B में जाएगा। क्या तुमको मेरी बात समझ में आई? ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? हाँ सर। ये था आप लोगों का जैन 2026 का पूरा अमेंडमेंट। तो ये अमेंडमेंट शीट प्रिंट कर लेना, पिछले बार वाला अमेंडमेंट शीट प्रिंट कर लेना। ये वीडियो जो आपका 40 मिनट का ये वीडियो और पिछले बार का वीडियो, ये दोनों मिला करके आपके जैन 26 का सारा अमेंडमेंट हो जाता है। और आप लोग बड़े ध्यान से बस ये वाले शीट को ढंग से देख लो। ये शीट आपके लास्ट डे रिवीजन में काम करेगा। और प्लीज क्वेश्चन नंबर 19 करके चले जाना, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर यहाँ तक देखे हो वीडियो तो कमेंट पे जरूर लिख करके जाना, सर आई विल गिव माई 200% इन दिस एग्जाम। तहे दिल से लिख करके जाना, सर आई विल गिव माई 200% इन दिस एग्जाम। और मुझे पूरा भरोसा है आप कर लो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, कीप गोइंग। दिस इज योर सी बड़ी शुभम सिंगल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।